प्यारे बच्चों, आज के शानदार वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 12th और जो है बिहार बोर्ड के इंग्लिश को। और उसमें पोएट्री सेक्शन का पहला पोयम है हम सभी के सामने, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। बड़ी ही सुंदर और अद्भुत ये कविता है जिसको लिखा है मेटाफिजिकल पोएट्री के कहे जाने वाले फादर कहो या पायनियर कहो, कौन? जॉन डन। तो उनकी लिखी हुई शानदार कविता को, शानदार पोयम को आज हम लोग कवर करेंगे। और जी हाँ प्यारे दोस्तों, जैसा मैंने लिखा है वैसा ही कवर करेंगे, बिल्कुल लाइन बाय लाइन इसका मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा। और जितना खूबसूरत आप मेरे पीछे का ये बैकग्राउंड देख रहे होंगे, इससे भी बेहतरीन होगा चैप्टर का हर एक लाइन के साथ में मैं आपको बेहतरीन पिक्चर्स का कलेक्शन दूंगा जिससे कंप्लीट पोइट्री का एक्सप्लेनेशन आपको याद हो जाएगा। तो आइए देर ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। और सबसे पहले हमारी ये टारगेट होनी चाहिए कि हम जो ये पोएम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, प्यारे बच्चों लिखा जाता पोएम है लेकिन हम लोग पढ़ते हैं पोएम है। पोएम पढ़ा जाता है प्यारे दोस्तों, लेकिन हम लोग इंडिया में हैं तो हम लोग आराम से पोएम पढ़ेंगे, कोई इसमें बड़ा इशू नहीं है। तो इस पोएम के बारे में जानते हैं। स्वीटेस्ट लव, ये जो शब्द लिखा गया है, ये शब्द एक एड्रेस है, एक अभिवादन है, एक तरीके से किसी को संबोधित किया गया, किसी को बुलाया गया। किसको बुलाया जाता है स्वीटेस्ट लव कह करके? अपने यहाँ तो जब कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को बुलाता है तो या तो नाम से बुलाता है, नहीं तो कहता है कि ये फलानवा के माई तनी सुनिया हो, ये चिलानवा के मम्मी तनी सुनिया हो। इस लहजे में हमारे क्षेत्र में महिलाओं को उनके पतियों के द्वारा बुलाया जाता है। लेकिन ये तो यूरोप की बात है, तो यहाँ तो कहा जाएगा स्वीटेस्ट लव, यहाँ कहा जाएगा डियर लव, यहाँ कहा जाएगा बेबी। समझ रहे हैं कि नहीं? अंतरंगी शब्दों से जो है ना यहाँ उच्चारण किया जाएगा। तो स्वीटेस्ट लव कोई और नहीं है, जो लेखक है उन्हीं की महबूबा है, उन्हीं की प्रियतमा है, उन्हीं की पत्नी है, उनका मेहरारू है, जिसको कह रहे हैं कि आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाता। प्यारे दोस्तों, ये गो जो है ओल्ड इंग्लिश लिखने का तरीका है, इसको आप गो ही पढ़ोगे। मैं नहीं जाता, ये समझा रहे अपनी पत्नी को कि मेरी महबूबा, मेरी प्रियतमा, मैं कहीं नहीं जा रहा तेरे को छोड़ के। अब ये क्या सीन है, क्यों इन्होंने ऐसा कहा, टाइटल इस पोएम का ऐसा क्यों रखा गया, एक एक स्टेप से हम समझेंगे पूरी कहानी को। सबसे पहले जान लेते हैं जॉन डन के बारे में। जॉन डन का जन्म हुआ था 1572 में लंदन में, एक प्रॉस्पेरस रोमन कैथोलिक फैमिली। प्रॉस्पेरस का मतलब होता है समृद्ध परिवार। इनका जन्म हुआ है रोमन कैथोलिक फैमिली में और इनका डेथ हो गया 1631 में। हम वही इसमें लिखेंगे प्यारे दोस्तों जो आपके टेक्स्ट बुक में डेटा दिया गया, हम कहीं अलग से कुछ नहीं बताएंगे, ठीक है? नहीं तो बाकी सारा चीज पढ़ा देने से कोई आपको बेनिफिट होने वाला नहीं है। इनको पायनियर कहा जाता है मेटाफिजिकल पोइट्री का। और मेटाफिजिकल का मतलब क्या होता है, अगर आप जानना चाहें तो आप याद करेंगे प्यारे दोस्तों, मेटाफिजिकल का सीधा मतलब होता है क्या कि मेटा का मतलब आपने फेसबुक में समझा होगा, देखा भी होगा, आपने बहुत बार देखा होगा मेटा को, ठीक है प्यारे दोस्तों? चलिए ठीक है, चलिए देखिए। तो यहाँ मेटा का मतलब मैं आपको समझा दूं। मेटा जो आपने देखा होगा फेसबुक पे, मेटा, और यहाँ मतलब होता है फिजिकल। तो मेटा फिजिकल का मतलब होता है कोई चीज जो फिजिकली प्रेजेंट ना हो, एग्जिस्ट ही ना करे इस दुनिया में। जैसे हम और आप हैं, ये बोर्ड है, ये लाइट्स है, लेकिन कोई चीज जो दुनिया में एग्जिस्ट ना करे उसको मेटाफिजिकल कहते हैं, ठीक है? तो ये मेटाफिजिकल पोइट्री के पथ प्रदर्शक है, पायनियर है। ही वॉज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, उनको जबरन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भगाया गया, विदाउट अ डिग्री, बिना किसी डिग्री के, बिकॉज, क्योंकि ऑफ हिज रिलीजन, उनके धर्म के कारण। ही स्टडीड लॉ, उन्होंने कानून के बारे में पढ़ा। थियोलॉजी, उन्होंने थियोलॉजी के बारे में पढ़ा। अब थियोलॉजी शब्द का अर्थ क्या है दोस्तों? तो आपके बुक में थियोलॉजी शब्द का दिया है धर्मशास्त्र के बारे में इन्होंने पढ़ाई करा, धर्मशास्त्र। ही ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन 2 नेवल एक्सपेडिशंस। एक्सपेडिशंस का मतलब होता है अभियान,
इन्होंने 2 नाविक अभियानों में इन्होंने पार्टिसिपेट किया और धीरे धीरे इनको सेक्रेटरी बना दिया गया, सचिव बना दिया गया। एक पावरफुल नोबेल का मतलब होता है भद्र व्यक्ति, जेंटलमैन। जब समाज में पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो जॉब वाले लोग होते हैं, इनको नोबेल की श्रेणी में रखा जाता है। इनको सेक्रेटरी बना दिया गया। लेकिन इन्होंने क्या किया प्यारे दोस्तों, He was briefly sent to prison. उनको कुछ क्षण के लिए जेल भी भेजा गया, क्योंकि for secretly marrying, क्योंकि उन्होंने चोरी चुपके शादी कर लिया था। कब? 1601 में। किन से? अपने उसी पेट्रॉन का मतलब होता है आश्रयदाता, जिस व्यक्ति ने इनको नौकरी पे रखा था, उन्हीं के नीज थी, और नीज का नाम क्या था? एनामोर। इसी से चोरी चुपके इन्होंने विवाह कर लिया। इन 1615 में एट द एज ऑफ 42, 42 साल की उम्र में ही एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन इन एंग्लिकन चर्च। इन्होंने एंग्लिकन चर्च को ज्वाइन कर लिया, एंग्लिकन चर्च के ऑर्डिनेशन को, आज्ञा को इन्होंने मान लिया। एंड बिकम अ ग्रेट प्रीचर, और एक बहुत बड़े उपदेशक बन गए। प्रीचर मतलब होता है उपदेशक, समझ रहे हो? इतना करने के बाद ये बन जाते हैं उपदेशक। थोड़ी सी और जानकारी जान लो। एन गेव, इनकी जो पत्नी थी, इन्होंने बर्थ दिया 12 बच्चों को। बताओ, तो इस पॉपुलेशन की बात को लेकर के हम लोग इंडिया में ही चर्चा करते हैं, और कहा भी जाता है कि जो लोग अनपढ़ लोग होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनकी जनसंख्या ज्यादा होती है। लेकिन गौर से देख लो, ये तो इतना विद्वान व्यक्ति था, इसने कितने 12 बच्चों को जन्म दिया था। 12 बच्चों को इसकी पत्नी ने जन्म दिया था। इन 16 years ऑफ मैरिज, मात्र 16 साल में। बताओ जी, अब जॉन डॉन को क्या कहिएगा? 16 ही साल में 12 बच्चा दोनों मिलकर के पैदा कर दिया। तौबा रे तौबा, ये था ये। और उसके बाद में प्रीचर बना। देखो होता क्या है, इनको जाना जाता है फॉर हिज सॉन्ग्स, इनके सॉन्ग्स के लिए। सोनेट्स, इनके सोनेट्स मतलब होता है वैसी पोएम जिसमें 14 कविता हो। सटार, प्रहसन के लिए, एलिजिस के लिए, शोक गीत के लिए इनको जाना जाता है। सरमन्स के लिए, उपदेश के लिए। समझ रहे हो? होता क्या है, इनकी पत्नी का जब डेथ हो जाता है, तो बच्चों के पालन पोषण करने का, और इनको जब वहां के सिटीजनशिप अधिकार नहीं मिल पाता है, कहीं से कोई सेवा नहीं मिल पाता, तो एंग्लिकन चर्च को ये ज्वाइन कर लेते हैं कि हम भी एक धर्म से जुड़ जाएंगे। ऑर्डिनेशन को इन्होंने मान लिया, और अपने बच्चों का भी पालन पोषण हो जाएगा। तो अगर हम कहें तो एक क्रिकेट टीम बना दिया था जॉन डन और उसकी महबूबा एन मोर ने। प्यार ऐसा था इनका, समझ रहे हो? चलो आगे बढ़ते हैं कहानी में। अब आते हैं पोएम को बड़े ध्यान से समझना। होता क्या है कि जॉन डन जो है वो जा रहे होते हैं अपनी महबूबा से कहीं दूर। अब इनकी पत्नी को शक हो जाता है कि ये हमसे दूर क्यों जा रहा है, कहीं इसको कोई और मिल गई है, कहीं हमसे ऊब गया है, थक गया है। ढेर सारे विचार इनकी पत्नी के मूड में आता है, मन में आता है कि आखिर ये जा यहां से क्यों रहा है। अब इसको जॉन डन समझाने की कोशिश करते हैं कि देख, एक ना एक दिन तो तुझे और मुझे अलग हो ही जाना है। तो वो जो सेपरेशन का, अलगाव का, जुदाई का जो दर्द होगा, उस दर्द को हम दोनों सहन कैसे करेंगे, उसी दर्द को रिहर्सल करने, प्रैक्टिस करने के लिए मैं तुमसे दूर जा रहा हूं, जर्मनी जा रहा हूं। जाना होता है इनको। लेकिन अब तुम ही बताओ, अगर एक हस्बैंड अपनी वाइफ को यह बात कहे कि इसलिए मैं तुमसे दूर जा रहा हूं, तो पत्नी के तो मन में शक आ ही जाएगा कि ऐसा कैसे। अब जब उसके मन में डाउट हो गया है, तो जॉन डन उसको बड़े प्रेम से, और कवि की भाव तो समझते हैं कितनी शानदार होती है, समझा रहे हैं अपनी एन मोर को, अपनी वाइफ को कि देख, तेरे मन में जो जो प्रश्न है ऐसा कोई बात नहीं है। कैसे समझाते हैं सुनेंगे जरा। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मेरी प्यारी महबूबा एन मोर, मैं नहीं जा रहा। फॉर वेयरनेस ऑफ दी, देखो यहां दी का मतलब हो जाएगा यू। ठीक है, इसमें 2-3 चीजें आप याद कर लेना। एक होता है, ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, एक होता है दाऊ, एक होता है दाई, और एक होता है दी। इसका मतलब भी होता है यू, इसका मतलब होता है योर, और इसका मतलब होता है यू। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, याद रखना। और यहाँ वेरीनेस का अर्थ मैंने लिखा है वेरीनेस, मॉडर्न स्पेलिंग इसका मतलब होता है टायर्डनेस, यानी कि थकना, ऊब जाना।
अब कह रहे हैं जॉन डन, किससे? जॉन डन कह रहे हैं अपनी वाइफ से कि एन मोर, मैं तुमसे दूर नहीं जा रहा, इसलिए फॉर वेरीनेस ऑफ दी, क्योंकि मैं तुमसे थक गया हूं, मैं तुमसे ऊब गया हूं, इसीलिए मैं नहीं जा रहा हूं। नॉर इन द होप, और ना ही इस आशा में, द वर्ल्ड कैन सो, ये दुनिया मुझे दे सकती है, ये दुनिया मुझे दे सकती है क्या? अ फीटर लव फॉर मी। यहां इसका मतलब हुआ मी, फीटर, कंपैरिजन कर रहे हैं, फीट से फीटर, कंपैरिजन है एन मोर की किसी और महिला से। कह रहे हैं कि देख, मैं तुमसे इसलिए दूर नहीं जा रहा कि मैं तुमसे थक गया हूं, और ना ही इस आशा में कि इस दुनिया में मुझे तुमसे बेहतर कोई मिल सकती, मुझे तुमसे बेहतर कोई प्रेम कर सकता है, इसलिए मैं बिल्कुल नहीं जा रहा। इसलिए दो डाउट अपने मन में मत रख तू। पहला कि मैं तुमसे टायर्ड हूं, दूसरा कि कोई तुमसे बेहतर मुझे मिल जाएगी। ये दोनों बात नहीं है अनमोल, समझ जा पगली, क्यों चिंतित है। आगे कहते हैं बट, लेकिन सिंस, चूंकि दैट आई मस्ट डाई, एक दिन तो हम अवश्य मर जाएंगे। समझाते हैं मस्ट डाई एट लास्ट, अंत में तो पगली मर ही जाना है। टीच बेस्ट, इसको पढ़ा जाता है इट इज द बेस्ट, इसलिए बेहतर होगा। क्या बेहतर होगा एनमोर? सुन रहे पगली, क्या बेहतर होगा? टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, और जेस्ट का मतलब लिखा होगा समथिंग डन टू अम्यूज, जोक, मजाक, कि इसलिए मैं अपने आप को मजाक में यूज करूं, मजाक में यूज करूं, मजाक में मार लूं। 10 बाई फाइंड, प्राप्त कर लेगा डेथ टू डाई, एक दिन मृत्यु तो मुझे ढूंढ ही लेगी, मृत्यु तो मुझे प्राप्त हो ही जाएगी। अब इसका पूरा मतलब समझ जाओ कि जॉन डन अपनी महबूबा से कहते हैं कि देख, मैं तुमसे दूर इसलिए नहीं जा रहा कि मैं तुमसे टायर्ड हो चुका हूं, इसलिए भी नहीं जा रहा कि मुझे तुमसे बेहतर प्यार करने वाली कोई मिल जाएगी। देख, मुझे पता है कि अंत तक तो मर ही जाना, इसलिए बेहतर होगा मैं अपने आप को मजाक में मार लूं, क्योंकि मृत्यु तो एक दिन प्राप्त हो ही जाएगी। मजाक में मारने का मतलब है कि मैं इस डेथ को प्रैक्टिस कर लूं, रिहर्स कर लूं, इसलिए मैं तुमसे दूर जा रहा हूं। उस अंतिम जो सेपरेशन है, जो मौत हमें अलग करेगी, उसके दर्द को प्रैक्टिस करने के लिए, रिहर्स करने के लिए मैं तुमसे दूर जा रहा हूं। उम्मीद करते हैं कि यहां तक पोएम अच्छा लगा होगा, और यदि आपका इंटरेस्ट जगा होगा कि आगे भी हम कविता को पढ़े, तो वीडियो को आगे तक देखना, नहीं तो यहीं से चले जाना। सिंपल सी बात, और कमेंट में लिख करके भी जाना कि सर मुझे मजा नहीं आया और मुझे समझ नहीं आया जो आपने पढ़ाया। आगे देख, बड़े ध्यान से देखो, 3 चीजों की बात हो रही है, सन है, विंग्स है, और यहाँ एक मैन है जिसने विंग्स लगाया हुआ है। अब ये क्या बात है प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनो। यस्टर नाइट, अब उसको उदाहरण देते हैं, चूंकि इतने में जॉन डन की महबूबा एन मोर मानी नहीं है। अब बताओ, 2 ही कारण दिया, अवेयरनेस और दूसरा फीटर लव, इतना में वो कैसे मान जाए? अब वो नहीं मानी है तो कवि का भाव देखिए, कभी उदाहरण देता है, एग्जाम्पल्स देता है, एक से एक एग्जाम्पल्स। क्या कहते हैं कभी? यस्टर नाइट, कल रात, यस्टरडे से लिया गया, नाइट कल रात, सुन पगली सुन, कल रात, द सन, ये सूरज का सन है, सन वेंट, कल रात सूरज गया था ना, अरे गया था ना, हैंस एंड एट इज इट हियर टुडे, और देखना आज तो यहां है। कल रात सूरज गया और आज सूरज यहां है। अब कंफ्यूज हो जाएगी वो कि आखिर इससे कहना क्या चाहते हैं, और रो रही होगी, नहीं मानेंगे, क्यों जा रहे हैं। अब ये समझाते हैं कि ही हैड मतलब हैड नो डिजायर नॉर सेंस। अब सुन पगली, रात में सूरज गया, आज यहां है, तू बता, वो गया और आया, क्या उसके पास आने जाने का कोई इच्छा था? अरे कोई उसका मतलब था, कोई उसके पास स्ट्रॉन्ग रीजन था कि वो जाके चला आया? नहीं ना था। ये सन के पास ऐसा कुछ भी नहीं था आने और जाने का, और ना ही हाफ सो सॉफ्टवेयर, ना ही कोई उसके पास शॉर्टकट रास्ता था कि चट दे गया और पट दे आ गया, ये दोनों नहीं था उसके पास। तो तू काहे चिंता कर, जब दुनिया को प्रकाश देने वाला रात गया और अभी आ गया, तो हम भी आ जाएंगे ना। कहते हैं देन, तब रे, फियर नॉट मी, हमको लेके ना डरो, बट बिलीव, ये भरोसा रखो, दैट आई शैल मेक स्पीडियर जर्नीज, कि मैं तो बड़ी स्पीडियर जर्नी, स्पीडियर देखो फिर आ गया, कंपैरिजन, तुलना कर रहे हैं सन से,
उससे भी तीव्र गति से यात्रा करके आऊंगा, चूंकि आई टेक मोर विंग्स, हम ढेर सारा पंख लगा लेंगे। एंड सपर्स, और हमारे पास मोटिव्स भी तो है। सपर्स का मतलब होता है हमारे पास मोटिव्स है, हमारे पास इसके आने जाने का कारण है, वो कारण तुम हो, एनिमो तुम हो। तो मैं आऊंगा, कैसे आऊंगा? सन से अपने को कंपैरिजन करते हैं कि सन के पास तो विंग्स नहीं है, हम विंग्स लगा करके और उड़ के चले आएंगे रे पति, क्योंकि उसके पास आने जाने के कारण नहीं, तो मेरे पास कारण तुम हो ना। अरे हो ना। यहां तक यदि समझ में आया होगा तो अभी लाइक कर देना और यही कमेंट करना, फिर पूरी की पूरी वीडियो आगे देखना, ठीक है। बहुत सारे लोग बिहार बोर्ड को अलग अलग तरीकों से पढ़ाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट तरीका आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है। अब कहते हैं अभी नहीं समझी, अब उसको समझ नहीं आया कि इतने बड़े बड़े एग्जाम्पल दे रहे हैं भैया, ये तो झूठे बोल रहा होगा, सूरज से तेजी कैसे चलाएगा। हम समझाते हैं कि सुनना, ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर। यहाँ फीबल का मतलब है वीक, और वीक का मतलब आप समझ रहे हो कमजोर। हाउ फीबल, कितना कमजोर है मैन्स पावर, इंसान की शक्ति, एंड मोर, समझ कितनी कमजोर है इंसान की शक्ति। यदि उसकी शक्ति ताकतवर होती, इंसान ताकतवर होता तो क्या कर लेता, आगे समझाते हैं। इसलिए कमजोर है कि जब भी गुड फॉर्च्यून फॉल आता है, गुड फॉर्च्यून माने अच्छा पल जब भी आता है, मैन कैन नॉट एड अनदर आवर। तो बताना क्या अच्छे वक्त में इंसान एक घंटा, यहाँ एन आवर का मतलब घंटा नहीं, एक पल समझो, क्या एक पल इंसान जोड़ सकता है? उस अपने अच्छे वक्त को आगे बढ़ा सकता है? अगर ये शक्ति होती ना, तो हम जो तुम्हारे साथ ये अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, इस टाइम को ना जाने कितना लंबा बना देते, और हमारी तुम्हारी कभी जुदाई ही ना होती। ये इन्होंने समझा यार। देखो हकीकत भी है कि जब अच्छा टाइम तुम्हारे जीवन में आएगा तो क्या तुम उसको 24 घंटा से 25 घंटा, 25 घंटा से 26 घंटा, भैया एक सेकंड भी नहीं बढ़ा सकते हो, एक सेकंड भी नहीं। हमारी वीडियो खत्म हो जाएगी, आनंद में खत्म कर दोगे, क्या उस वीडियो को एक सेकंड आगे तुम बढ़ा सकते हो, मुझे आगे ले जा सकते हो? नहीं। कहते हैं ना बढ़ा सकते हैं, नॉर लॉस्ट आवर रिकॉल, और ना ही जो वक्त बीत गया लॉस्ट आवर उसको दोबारा लाया जा सकता है, नहीं लाया जा सकता है। बट लेकिन कहते हैं लेकिन 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 जब बैड चांस आता है, ऐ पगली सुनना, जब बुरा वक्त जीवन में आता है तो क्या होता है, वी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ। तो हमें पूरी शक्ति के साथ इससे ज्वाइन करना चाहिए, इसके साथ जुड़ जाना चाहिए। समझो ना रे बात को। एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ, अ सेल्फ अस टू द एडवांस। यहाँ बड़े ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ समझा रहे हैं कि जब दुख का समय आयो रे भैया, पूरी शक्ति से मिलना है। टीच इट आर्ट एंड लेंथ, इसके साथ हमें सीख लेना है जीने का सबक कि कैसे इसके साथ सीखते हैं, नहीं तो ये हमारे ऊपर हावी हो जाएगा। तो दुख को बड़ी मजबूती के साथ सामना करना है, नहीं तो ये हमारे ऊपर हावी हो जाएगा। तो यहाँ लेखक ये समझाना चाहते हैं, कभी ये समझाना चाहते हैं कि मेरे बस में नहीं है कि मैं अच्छे वक्त को बढ़ा सकूं और ना ही बीते हुए अच्छे वक्त को वापस ला सकूं, लेकिन ये जरूरी है कि बुरे वक्त को मजबूती के साथ सामना किया जा सकता है। बोलिए मजा आया? अरे आनंद आया? आइए आनंद विभोर होके आगे देखिएगा। यहाँ गले से लगाए हुए जॉन डन समझा रहे हैं कि बस कर पगली रुलाएगी क्या। अब समझ जा कि क्या कहानी है, कहानी को समझिएगा। और अच्छे से समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि देख, when thou sighs, समझो ना, जब तुम सिसकिया लेती हो, साई का मतलब होता है सिसकिया लेना। दाउ साइड्स नॉट वाइंड, यहाँ वाइंड का मतलब हवा नहीं, वाइंड का मतलब आवाज समझना। जब तुम सिसकिया लेती हो ना, तो सिसकियों से कोई आवाज नहीं आता है। बट साइड माई सॉल अवे, लेकिन तुम्हारी सिसकिया मेरी आत्मा को मुझसे दूर कर देती है। तुम्हारी सिसकिया मेरी आत्मा को मुझसे दूर कर देती है। When thou weepest, और जब तुम रोती हो। अनकाइंडली, कैसे अनकाइंडली, काइंड एकदम बिलख बिलख करके, क्रूरता से, बिना दयापूर्ण जब तुम रोती हो। माई लाइफ्स ब्लड, मेरे जीवन का रक्त, डॉथ डिके, डॉथ का मतलब होता है डज, डिकेट मतलब टूट जाना। तो क्या होता है, मेरा रक्त जो है मेरे शरीर से बिखरने लगता है, गिरने लगता है। अर्थात ये हुआ कि सिसकिया मेरी आत्मा को मुझसे दूर ले जाती है, और तुम्हारे आंसू जो है, तुम्हारे आंसू निकलते हैं, तुम्हारे मेरे शरीर से रक्त निकलता है।
इतना मैं तुमसे प्रेम करता हूं। इसलिए इट कैन नॉट बी, ऐसा हो ही नहीं सकता है ना, दैट दाउ लवेस्ट मी, तुम मुझसे प्रेम करती हो दाउ से जितना कहती हो, जितना कहती हो उतना तुम मुझसे प्रेम करती हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि इफ दाइन माई लाइफ द वेस्ट, यदि इन रोने और सिसकने से मेरा जीवन बर्बाद हो रहा है, द वार द बेस्ट ऑफ मी, तो ये मेरे लिए कैसे बेहतर हो। समझा रहे हैं कि देख, कि सिसकियों से ये होता है, रोने से ये होता है, तो अगर मेरा जीवन इससे बर्बाद होता है और तुम अगर रोएगी सिसकेगी, तो फिर हम कैसे मान ले कि तुम इतना प्रेम मेरे से करती है। ये यहाँ पे इतना बेहतरीन तरीके से इन्होंने समझा दिया कि अब वो चाह कर भी बेचारी ना रोए। अब अंत में क्या समझाते हैं, सुनो, ध्यान से सुनो। लेट नॉट दाई, दाई मतलब योर डिवाइन हार्ट, दैवीय हृदय, उसका पवित्र हृदय है। कहते देख अपने दिल को, फॉर थिंक मी एनी इल, मेरे बारे में बुरा सोचने की इजाजत मत दो। कहीं ऐसा ना हो जाए डेस्टिनी, किस्मत में टेक योर पार्ट, किस्मत तुम्हारा साथ दे दे। कभी होता है ना कि किसी के बारे में हम बुरा सोचते हैं और बुरा ही हो जाता है, तो वहां लोग क्या कहता है कि अरे तुमने बुरा कहा, बुरा हो गया, समझ रहे, तुम्हारी जुबान काली है। अब पोएट भी समझा रहे हैं अनमोल को कि देख अपने पवित्र हृदय को, मेरे बारे में कोई बुरा चीज सोचने की इजाजत मत दो, क्या पता किस्मत तुम्हारा साथ दे दे और ये हो जाए कि तुम्हारा जो डर है कहीं वो पूरा हो जाए, कि हम तुमसे दूर चले गए, तुम्हारे मन में जो जो सवाल है उनके कारण कहीं वो पूरा हो जाए तो क्या होगा, तब तो हो गया सर, पूर्ण रूप से टूट जाएंगे हम और तुम। इसलिए बट थिंक, लेकिन ये सोचना दैट वी, कि हम लोग बट टर्न असाइड, एक दूसरे से बिल्कुल ऐसे अवस्था में सोए हुए हैं, एक ही बिस्तर है, एक पूरब तो एक पश्चिम की तरफ है, क्योंकि दे हु वन अनदर कीप अलाइव, जो एक दूसरे को अपने दिलों में जिंदा रखते हैं, अपने दिलों में एक दूसरे को जिंदा रखते हैं, नेवर पार्टेड भी, वो कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं। इन्होंने ये अंत में उसको समझा दिया कि बस तुम इतना सोच कि हम ऐसे हैं, और जब तू बुलाएगी मैं सूरज से भी तेज चल के चलाऊंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं प्यारे साथियों, ये पोयम और इस पे की गई मेरी मेहनत जरूर आपको अच्छी लगी होगी, तो पक्का आप इसको शेयर करेंगे और कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा ये वीडियो। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आंसर भी हम लोग जल्द ही कंप्लीट करेंगे, तब तक बने रहो SC बोर्ड SC इंग्लिश क्लासेस के साथ। धन्यवाद।